देखो जी, यहाँ से आज हम लोग देंगे, है ना, पढ़ना है हम लोग को यहाँ से, है ना, रीडिंग देना है आज, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस। एक बार हम आपको ओरली बता देते हैं इस टॉपिक में क्या क्या तुमको सुनने को मिलेगा। इस टॉपिक में तुम लोग को, है ना, मेल में कैसे स्पर्म बनता है वो सुनने को मिलेगा, और साथ साथ, है ना, मेल में कौन सा हार्मोन क्या करके देता है जी, ठीक है। और दूसरी नंबर है कि फीमेल आप में भी ओवम कैसे बनता है ना, वो भी इसी टॉपिक के अंदर में पढ़ाया जाएगा जी, ठीक है। मतलब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को, है ना, एक साथ एनसीईआरटी बुक दिखा दिया है जी, ठीक है। तो दोनों चीजों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं जी, ठीक है। बस रीडिंग देना है ना, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम तुम लोग को बताए थे, टेस्टिस होता है मेल में और फीमेल में ओवरी होता है जी, ठीक है। आपको प्रोड्यूस गैमीट, ये लाइन हम पहले भी आप लोगों को क्लियर किए हुए थे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी होता है। इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये गैमीट बनाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। स्पर्म और ओवम बना के देता है, इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है जी, ठीक है। और आपको रिस्पेक्टिवली बाय द कॉल गैमेटोजेनेसिस, जो प्रक्रिया से जो गैमीट बनाता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस। पेन चला दीजिएगा इस सब पे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के अंदर में कैसे, है ना, गैमीट बनता है जी, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़ा हुआ है, बस एक थ्योरेटिकली आपको हम अंडरलाइन करवाना शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इस पे आप चलाइए, इंटेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल, है ना, जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया है, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, दैट बिगिनिंग एट प्यूबर्टी। यही बात बोले थे, लड़का में जो स्पर्म बनता है वो प्यूबर्टी के टाइम में बनता है, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया ही आगे जाकर के स्पर्म बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। एक एक करके पढ़िए आप। यहां से हम लोग जानते थे कि स्पर्मेटोगोनिया जो है सर, ठीक है, जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, ऑन द इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब पाया जाता है, मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन। याद कीजिए, माइटोटिक मतलब 2n से 2n, है ना। इसको नंबर 1 कर दीजिएगा आप लोग, है ना। एंड आपको इंक्रीज द नंबर, हाँ ये बात भी हम बोले थे कि 1 से 4 हो जाता है ना, इसलिए होता है ताकि सर अपने आप को अवेल कर सके और सर्टोली सेल तक पहुंच सके जी, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड होते हैं, कोई बात नहीं, समझा भाई लाइन, ये हर एक स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? डिप्लॉइड होता है ना। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये नंबर 2 पॉइंट हुआ, है ना। स्पर्मेटोसाइट बोले थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, जो आपको मियोसिस के लिए आगे बढ़ता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके बड़ा हो जाता है ना, और आपको नाम पड़ जाता है उसका क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, है ना, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी तुम लोग पढ़ा हुआ है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। हाइलाइटर से आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा, है ना, पॉइंट बना बना करके हाईलाइट कीजिएगा, है ना। तो ये आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया जी, ठीक है। विच हैव, है ना, ओनली आपको 23 क्रोमोजोम, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितना क्रोमोजोम होता है? 23 क्रोमोजोम होता है जी, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा है क्या यहां से, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, प्रोड्यूस 4 इक्वल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे कि अनइक्वल गैमिट बनता था, यहाँ पे आपको एकदम सब एक जैसा दिखने वाला गैमिट बनेगा, जिसको स्पर्मेटिड के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। जब स्पर्मेटिड बन जाता है ना, तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द स्पर्मेटिड? तो भाई 23 होगा ना, 46 का आधा कितना होता है? 23। स्पर्मेटिड तो 2n से n हुआ ना। और आप देखो, ये लाइन भी तुम लोग को हम पढ़ाए थे, इस पे हाईलाइटर चला दीजिएगा, है ना। कि स्पर्मेटिड जो है ना, आपको ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ, प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। याद आ रहा है ना, हम बोले थे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, एक बार ई लाइन एनसीईआरटी वो हम जो पढ़ाए थे ना उसमें नहीं था जी, एक बार याद कीजिए सब आदमी कि जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे ना, है ना जी, तो ऐसा कुछ बोले थे, जैसे ये टेस्टिस है ना, याद कीजिए सब आदमी। और टेस्टिस के अंदर में क्या था? सेमनीफेरस ट्यूब होता था, टेस्टिकुलर लोब्यूल, यहीं पे आपको सेमनीफेरस ट्यूब हुआ करता था,
हम बोले थे स्पर्म यहाँ बनेगा जी, इसके अंदर में स्पर्म बनेगा। जब कोई स्पर्म यहाँ से बाहर निकल जाता है जी, ठीक है, बात समझा। जब सेमिनिफेरस ट्यूब से स्पर्म बाहर आ जाता है, रेटी टेस्टिस में चला गया, फिर वहां से भाषा फ्रेंसिया में चला गया, फिर वहां से एपिडाइडमिस में चला गया, इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं जी, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है। ये लाइन कभी भी पूछ सकता है मेडिकल में, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे भी, ठीक है। फिर से सुन लो, ये लाइन हाईलाइटेड चलाइएगा, अलग पेन से आप लोग हाईलाइट कीजिएगा जी, ठीक है। यहाँ से आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस है ना, स्पर्म का हेड है ना सर्टोली सेल में लग जाता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले आपको, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब। अब वो सेमनीफेरस ट्यूब को छोड़ के चला जाता है जी, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्मिएशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पैराग्राफ, ये लाइन आपको पूछ सकता है मेडिकल में, है ना। तो ये लाइन टॉपिक खत्म हुआ जी। अब आइए दूसरा, ये फोटोग्राफ समझ में आ रहा है। ये फोटोग्राफ वही देखो, याद कीजिए सब आदमी, ये था जर्मिनल एपिथेलियम का बासाल नहीं मिला, इसी पे है ये सब सेल। इस सब सेल का नाम है आपको स्पर्मेटोगोनियम, है ना। स्पर्मेटोगोनियम ही आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके स्पर्मेटिड में बदलता है, और स्पर्मेटिड कुछ ही समय बाद स्पर्म में चेंज हो जाता है जी, ठीक है। और आप लोग गौर कीजिए, इस फोटोग्राफ में सर्टोली सेल कहाँ पर है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सर्टोली सेल आपको यहाँ पे आपको है जी, ठीक है। सर्टोली सेल को देखें, है ना, सर्टोली सेल, ये वाला सेल को हम लोग सर्टोली सेल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ देख के जाइएगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर का सेक्शनल व्यू है, जिससे स्पर्म कैसे बनता है उसका फोटोग्राफ देख सकें जी, ठीक है। हाँ तो सुनिएगा, है ना, कट गया था, इसमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे पढ़ रहे हैं हम लोग स्पर्मेटो, है ना, जेनेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो ये बात हम तुम लोगों को बोले थे कि मेल में या फीमेल में, ठीक है, हार्मोन कंट्रोल करता है सर आपको, है ना, उसके बॉडी को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है,
हार्मोन वगैरह कंट्रोल करके देता है जी, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये आपको कब स्टार्ट होता है ना, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, है ना जी। क्योंकि सर ये एक खास हार्मोन निकलता है, ठीक है। याद आ रहा ना जी, सब क्लास में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द हार्मोन, नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में GnRH कहे थे जी, ठीक है। ये लाइन पे हाइलाइटर चला दीजिएगा। और तुम लोग को पता है ये कहां से निकलता था, हाइपोथैलेमस से निकलता था। इफ यू रिकॉल इट इज है ना, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये ब्रेन का एक हिस्सा है जहां से ये हार्मोन निकलता था जी, ठीक है। और ये जब GnRH जरूरत से ज्यादा हो जाता था ना सर, यही क्या करता था सर, आपको एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के स्टिमुलेट करता था, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलवाता था, जिसका बारी बारी से नाम हम बताए थे आप लोग को। एक था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, एक था आपको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे करके हम पढ़ाए थे आप लोग को, दिखा देते एक बार, हम आपको याद करा देते हैं। एक बार याद करो, हम कहते हैं ना हाइपोथैलेमस है ना, और हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है ना। ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है जी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को PG लिखे थे, और पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पार्ट होता है जी, ठीक है। एक बड़ा सा पार्ट होता है और एक छोटा सा पार्ट होता है जी, ठीक है। जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, उसका नाम एंटीरियर पिट्यूटरी है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलता था जी, एक LH और दूसरा क्या था आपको FSH, है ना जी। LH और FSH निकला करता था जी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी NCERT बोल रहा है जी, ठीक है। लैंग्वेज कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ हेलो, क्या हुआ, हेलो, है ना। तो यहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। लड़का में LH हार्मोन का क्या काम था, याद कीजिए, हाईलाइट कर देते इसको भी। हमने कहा था ये लेडिक सेल पे स्टिमुलेट करता है, और लेडिक सेल से है ना आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम है जी एंड्रोजन, है ना। और एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है ना प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। एंड्रोजन का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को है ना बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए FSH ऑन सर्टोली सेल। FSH किस पे काम करता है, सर्टोली सेल पे काम करता है ना जी। याद कीजिए सब आदमी, एक पेज पलटिएगा तब आपको दिखाई देगा, हम भी पलट रहे हैं। FSH सर्टोली सेल पे काम करता है, और याद कीजिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम दिए थे, स्पर्मियोजेनेसिस। और वो क्या करता है सर, हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है जी, ठीक है। ये सब बात सब तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। अब आइए, एक टिपिकल स्पर्म कैसा दिखता है जी, ठीक है। एक टिपिकल स्पर्म आप लोग को ये ऐसा दिखाई देगा जी, ठीक है। ये एक स्पर्म का फोटोग्राफ है, और हम बोले थे NCERT बुक के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग के ह्यूमन स्पर्म में 4 पार्ट होता है जी, ठीक है। चारों पार्ट का नाम NCERT बुक लिखे हुआ है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, है ना। इसमें करा है क्या, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक करने का मतलब स्पर्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम लोग इसको देख सकते हैं जी, ठीक है। और इसमें 4 पार्ट होता है सर, हेड, है ना, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये सब दिखाई देता है जी, ठीक है। उसके बाद ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होल बॉडी ऑफ स्पर्म, है ना। ये बात भी तुम लोग को बताया था कि भाई सेल है तो सेल में सबसे बाहरी लेयर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये आपको सबसे बाहरी लेयर क्या देखते हैं हम लोग, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है जी, ठीक है। उसके बाद स्पर्म हेड कंटेन, है ना, स्पर्म का हेड में क्या दिखाई देता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और सबसे अंतिम छोर पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता था, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, एक्रोजोम, है ना जी। एक्रोजोम सही सब हाईलाइटर होगा, पूरा लाइने पेंट करना है आप लोगों को, है ना। हम आपको दिखा रहे हैं, हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसका। और एक्रोजोम फिल्ड विथ एंजाइम, जो इसका काम फर्टिलाइजेशन में मदद करना होता है जी। फ्यूचर में पढ़ेंगे कि एक्रोजोम कैसे फीमेल के बॉडी के अंदर में, ओवम के अंदर में घुसने में मदद करता है जी, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है ये, ठीक है। उसके बाद मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी, ठीक है। न्यूमरस कहने का मतलब है ना जी, एक से ज्यादा, है ना। और हम तुम लोग को बोले थे, इन लोग का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म का, वो क्या करता है सर आपको, है ना, ये स्पर्म को आगे चलने में मदद करता है जी, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना ह्यूमन मेल, है ना, आपको इजेक्ट आपको 200 से 300
मिलियन स्पर्म निकालता है ना, ड्यूरिंग क्वाइटस, है ना जी। ये बात भी तुम लोग को पढ़ाए थे कि कम से कम 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म निकलता है एक बार में, है ना जी। ये बहुत ज्यादा डाटा हुआ, ठीक है। तो लड़के की तरफ से कोई कमी नहीं होता, मतलब दोनों टेस्टिस को मिला करके आपको 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म बाहर आता है जी, ठीक है। और इसमें से 60% स्पर्म है ना नॉर्मल शेप एंड साइज का, मतलब कोई काम का नहीं, बेकार है वो। 60% करने का मतलब 12-13 करोड़ स्पर्म का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी 40% जो स्पर्म है सर, वो भिगरस होता है। भिगरस माने बहुत अच्छा, अब बहुत खूंखार। जैसे देखो ना, अगर कोई रेस होता है, दौड़ने का रेस होता है, तो बहुत बच्चा से आधे रास्ते में रह जाता है, किसी तरह से रेस पूरा करता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि पूरा जी जान लगा देता है दौड़ने में जी, वही बात यहाँ पे भी है। तो 40% स्पर्म ऐसा होता है जो जी जान लगा करके फीमेल तक पहुंचता है जी, ठीक है। तो ये बात भी तुम लोग समझ गया होगा, है ना। और इसके बाद है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, स्पर्म के बारे में। स्पर्म कहाँ से रिलीज होता था? सेमनीफेरस ट्यूब से, और ये ट्रांसपोर्ट होता था एसेसरी डक्ट में। एसेसरी डक्ट में ये जाता था जी, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, है ना। सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडाइमिस, है ना, भास्ट डिफरेंस, है ना। याद कीजिए कि आपको ये रास्ते से जब गुजरता था तो इस पे कुछ केमिकल डाला जाता था। एपिडाइडाइमिस अपना केमिकल डालता है, और भास्ट डिफरेंस अपना केमिकल, सेमिनल वेसिकल्स अपना केमिकल, प्रोस्टेट अपना केमिकल डालता है, ताकि स्पर्म को मैच्योरेशन और मोटिलिटी में मदद हो सके जी। मतलब स्पर्म बड़ा चौड़ा हो सके और साथ साथ चलने में उसको मदद मिल सके जी, ठीक है। आप लोग इसको डबल हाईलाइट कीजिएगा। कहने का मतलब बहुत भी है ये लाइन, जो सेमिनल प्लाज्म, है ना, along with, है ना, स्पर्म कंस्टिट्यूट सीमेन। ये एनसीईआरटी लाइन का डिफिनेशन है। सेमिनल प्लाज्म क्या था बता दिए थे ना उस दिन, कि जो भी मेल एसेसरी ग्लैंड से केमिकल निकलता है उसको सेमिनल प्लाज्म कहते हैं। और जब उसमें स्पर्म मिल जाएगा सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? सीमेन के नाम से लाएंगे। अब सीमेन का 3-4 गो डिफिनेशन हो गया। एक कहे थे व्हाइट मिल्की सब्सटेंस रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इट्स कॉल्ड सीमेन, सही था, है ना। स्पर्म प्लस मेल एसेसरी ग्लैंड का केमिकल इट्स कॉल्ड सीमेन, है ना जी। या हम ये भी बोले थे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। वो सब डिफिनेशन को साइड करके आप इस डिफिनेशन को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा। तो ये लाइन याद रखिएगा, सेमिनल प्लाज्म along with, है ना, स्पर्म इज कंस्टिट्यूट सीमेन। इस सबको मिला के एक साथ क्या कहते हैं? सीमेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। द फंक्शन ऑफ, है ना, मेल एसेसरी डक्ट, है ना जी, एंड ग्लैंड मेंटेन द टेस्टिकुलर हार्मोन। ये सब कुछ ठीक ढंग से हो सके, मेल एसेसरी ग्लैंड या मेल एसेसरी डक्ट, है ना, डक्ट याद आ रहा ना, रेटी टेस्टिस, एपिडाइडाइमिस, भास्ट डिफरेंस, सबको हम लोग मेल एसेसरी डक्ट बोले थे। और एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आया था? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। ये सब अच्छे से काम कर सके सर, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। हम तो बोल ही दिए थे, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में लड़कों वाली बात, और लड़कों वाले सारा कैरेक्टर को मेंटेन करने में मदद करता है जी, ठीक है। अब आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जी, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉपिक आ रहा है oogenesis। ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जी हम लोग, ठीक है। oogenesis की बात करना चाह रहे थे, ठीक है। कल भी हम पढ़ाए थे, फिर से आप वीडियो कॉल करते रुक जाओ, ठीक है। देखो यही सब फोटोग्राफ याद आ रहा है ना, यही टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। oogenesis क्या होता है, oogenesis 2 and 7 बनता है, ये सब हम तुम लोग को कल बताए थे जी, ठीक है। कहानी पूरा समझाए थे कि सेकेंडरी oocyte बनता है ना, ये जब लड़की सेक्सुअल मैच्योर करती है तब बनता है जी, ठीक है। और आगे जाके ओवम तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आएगा सर। बिना फर्टिलाइजेशन के वक्त आने से पहले, है ना, ओवम नहीं बन सकता है जी, ठीक है। ओवम तभी बनेगा जब आपको फर्टिलाइजेशन का वक्त आता है सर, तब बनता है जी, ठीक है। और ये हम बोले थे रियल पिक्चर में जब तुम लोग देखेगा ना कि रियलिटी में कैसे कैसे होता है सर, तो इसका भी हम फोटोग्राफ आप लोग को बना के दिखाए थे जी। ये वाला फोटोग्राफ याद आ रहा है? कल वाला क्लास तो हम लोग कल कहे थे तुम लोगों को कि सर प्राइमरी oocytes बन जाता है, और प्राइमरी oocytes लगभग 10 लाख के आसपास बनता है जी। लेकिन WBC इस बात को देख करके नाराज हो जाता है कि भाई तू लोग आगे जाके हैप्लॉइड होगा और हम तुम लोग को होने नहीं देंगे, ठीक है। और
WBC उसको खाना शुरू कर देता है। खाते 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 14 साल की उम्र आते आते 60 से 80 हजार ही बच पाता है जी, ठीक है, एक ओवरी के अंदर में प्राइमरी oocytes, है ना। बाकी सारा को खत्म करके दफना देता है WBC जी, ठीक है। अब जो 60 से 80 हजार बचा हुआ है सर, तो वो भी एक साथ कोई मैच्योर नहीं करेगा। जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में जाती है तो, है ना, हर एक महीना में, है ना जी, मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो हर एक महीना में एक ओवरी से एक ओवम बनता है जी। अगर मार्च के महीना में दाएं साइड वाला ओवरी से एक ओवम बनेगा तो अप्रैल के महीना में, है ना जी, आपको, है ना, किधर से, तो आपको लेफ्ट साइड वाले से एक ओवम बन के आएगा। आपको लड़का बच्चा वाला सवाल पूछेगा कि सर एक ओवरी खराब हो जाए तब, तो 2 महीने का गैप हो जाएगा जी। अगर मान लो राइट वाला महीना में, मतलब राइट वाला ओवरी में मार्च में निकल रहा है, तो अगला सीधे मई में फिर इसी से निकलेगा जी, ठीक है। समझ में आना, इसे लॉजिक नहीं लगाइएगा, समझ में आना चाहिए आप लोग को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी oocytes आगे जाकर के सर क्या होता है, बहुत सारे सेल से घिर जाता है जी। बहुत सारा सेल से जो घिरता है ना, ये क्या करता है सर, आपको फॉलिकल्स बनाते हैं, ठीक है। ये फॉलिकल्स से उसको प्रोटेक्शन मिलता है जी, ठीक है। और जब और आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा फॉलिकल बनता है सर, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और जब आगे बढ़ता है तो एक पानी से भरा हुआ कैविटी बनता है, फ्लूइड फिलेट कैविटी। इसका कोई काम नहीं है जी, ठीक है ना। पानी का एक थैली जैसा एक नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है एंट्रम। एंट्रम का बनना तुम समझ जाना कि टर्सरी फॉलिकल है वो, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल का पहचान क्या है ना, एंट्रम का बनना जी, ठीक है। और हम तुम लोग को ये भी बोले थे कि जब टर्सरी फॉलिकल बनता है तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है जी, ठीक है। अभी मेस्ट्रुअल साइकिल का 10-12 तारीख चल रहा था जी। और मेस्ट्रुअल साइकिल का जब 14 तारीख आता है ना जी, हम बोले थे मेस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो 14वां दिन जो होता है ना सर, तो ग्राफियन फॉलिकल बनता है सर। ग्राफियन फॉलिकल को ही मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। इस दिन इतना लोड बढ़ जाता है सर कि ये फट जाता है जी, ठीक है। और इसके अंदर का सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है जी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का ओवरी से बाहर आना इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब ओवम का बाहर निकलना नहीं होगा जी, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है जी, ठीक है। यही असली बात है। और सेकेंडरी oocyte जब बाहर आता है सर, ठीक है, तो वो कहां चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये सब बात तुम लोग को समझाए थे। अब तुम लोग की तरफ से यही सवाल होगा कि सर टर्सरी फॉलिकल को पहचानने का तरीका आप बताए थे, है ना, क्या टर्सरी फॉलिकल को पहचानने का तरीका हम बताए थे कि एंट्रम। लेकिन सर आप ये नहीं बता रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल को कैसे पहचानेंगे। ग्राफियन फॉलिकल में क्या ऐसा चीज हो जाता है कि हम समझ जाएंगे कि यही वो ग्राफियन फॉलिकल है ना जी। क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नया सवाल यही उठ के आ रहा है आप लोग को कि सर ग्राफियन फॉलिकल को कैसे पकड़ेंगे कि यही ग्राफियन फॉलिकल है जी, ठीक है। तो याद कीजिए, है ना, एक दफा और बोल देते हैं और आपको रीडिंग दे देंगे एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। थोड़ा देर बाद हम तुम लोगों को क्या बोले थे कि रियल पिक्चर में तुम जब देखेगा ना, ये ऐसे काम करता है जी, ठीक है। ओवरी इस तरह का दिखाई देगा, है ना। और ओवरी के अंदर में सर क्या देखते हैं, है ना, आपको प्राइमरी oocyte था, है ना जी। ये बात हम बोले थे, प्राइमरी oocyte, है ना। ये बहुत सारा प्राइमरी oocytes है ना जी। ये प्राइमरी oocytes आगे जाकर के सर क्या होता है, चारों तरफ से एक झुंड में बनाता है सर सेल को। तो इसको हम लोग क्या क्या नाम दिए थे, है ना जी। तो प्राइमरी oocyte, इसका नाम था फॉलिकल, है ना। अब फॉलिकल के ही चारों तरफ लगा हुआ, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे जी, ठीक है। इसका नाम क्या था, प्राइमरी oocyte के नाम से बुलाए थे जी। प्राइमरी oocyte था और प्राइमरी फॉलिकल था जी, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जब आगे बढ़ता है ना जी, ठीक है, तो ये आपको सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। अभी इतना तो बात तो सब समझ में आ रहा होगा सब लड़का को। सेकेंडरी फॉलिकल है या ये आपको क्या है, प्राइमरी oocyte सी है, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte, है ना जी, आगे जाके टर्सरी फॉलिकल में चेंज करेगा जी, है ना। तो टर्सरी फॉलिकल का किसी को दिक्कत नहीं था। और टर्सरी फॉलिकल का पहचान बताए थे, पानी से भरा हुआ थैली होगा जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, एंट्रम नाम रखे थे जी, ठीक है। और इसके अंदर में अब जो बना है सर उसका नाम है सेकेंडरी oocyte, है ना जी, सेकेंडरी oocyte। थोड़ा साइड में लिख के दिखाते तुम लोग को, ये है सर सेकेंडरी oocyte, है ना, SO सेकेंडरी oocyte। तुम लोग को बोले थे सेकेंडरी oocyte का साइज बहुत बड़ा होता है जी, ठीक है, याद आ रहा है ना जी। सेकेंडरी oocyte का साइज बड़ा, ये हैप्लॉइड तो है सर, पर इसका साइज बड़ा होता है जी। और इसके चारों तरफ क्या था जी, एकदम फॉलिकुलर सेल, है ना जी, फॉलिकुलर सेल का गुच्छा था सर ये, है ना जी। एक पूरा का पूरा आपको यहाँ पे, है ना, कवर जैसा आपको दिखाई देगा, है ना जी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और
इसी के अंदर में हमने कहा था कि सर एक दो और लेयर होगा, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ लेयर होता है सर। अगर तुम इसका नाम टर्सरी फॉलिकल नाम दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब सर इसमें पानी से भरा हुआ एक थैली भी होगा, जिसका नाम क्या दिए थे हम लोग, एंट्रम, है ना जी। और यही चीज है ना, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम लोग क्या है, टर्सरी फॉलिकल, है ना जी। तो यही टर्सरी फॉलिकल आगे जाके और बड़ा हो जाता है जी, ठीक है। ये टर्सरी फॉलिकल का साइज और बढ़ जाएगा, और बढ़ने का मतलब क्या, इस पे और ज्यादा सेल सब का लेयर आ जाएगा जी, ठीक है, और सब ज्यादा सेल सब आ जाएगा, ठीक है। देखो मेडिकल का क्वेश्चन आएगा थोड़ा देर में, रुक जाइएगा, सुनिएगा अच्छा से। तो ये टर्सरी फॉलिकल आगे जाके सर बहुत ज्यादा घना हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा आपको डेंस हो जाएगा, है ना। और ये डेंस जो होगा सर स्ट्रक्चर, है ना, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ जाएगा सर आपको, है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल, है ना जी। ग्राफियन फॉलिकल के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। इसी का एक और नाम है सर मैच्योर फॉलिकल, है ना जी, मैच्योर फॉलिकल भी कहेंगे सर, ठीक है। मुद्दा ये उठता है तुम लोग की तरफ से कि सर ग्राफियन फॉलिकल में भी सेकेंडरी ओसाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं था, है ना जी। लेकिन आपको हमको ये नहीं समझ में आता है सर कि इसको कैसे आप बताइएगा कि ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया है। एंट्रम तो यहां भी है ना, और एंट्रम तो यहां भी था, है ना जी। तो इसमें हम तुम लोग को बताते हैं, ठीक है जी। जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है ना, ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना सर, तो सेकेंडरी ओसाइट की तरफ ए सेलुलर स्ट्रक्चर आता है जी, ठीक है। रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोले। जब ग्राफियन फॉलिकल का पहचान कर रहा हूं सर, तो हमको ये देखना है कि सेकेंडरी ओसाइट की तरफ एक कवच आता है सर, कवच हिंदी में बोल रहे हैं, कवच। इस कवच का नाम क्या है सर आपको, है ना जी, जोना पेलेसुडा, है ना जी, रट्टा मारिएगा आप लोग, है ना जी। ग्राफियन फॉलिकल का पहचान क्या है सर, तो इसमें सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ एक लेयर बनता है, दैट लेयर इज नोन एज, है ना जी, जोना पेलेसुडा। इसका नाम क्या है सर आपको, जोना पेल्यूसिडा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, पेल्यूसिडा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ, है ना, एक कवच बनता है सर, दैट कवच इज कॉल्ड, है ना जी, आपको सेकेंडरी जोना पेल्यूसिडा के नाम से बुलाते हैं जी। बाउंसर नहीं जाना चाहिए, आपको हम समझा दिए ग्राफियन फॉलिकल का खासियत। अब तुम लोग को समझ गया होगा, लड़का स्मार्ट जो होगा वो समझ गया होगा कि एट दिस स्टेज, मतलब पूछेगा व्हाट इज द फीचर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो तुम क्या जवाब देगा, एट दिस स्टेज सेकेंडरी ओसाइट, है ना, फॉर्म जोना पेल्यूसिडा, है ना, और आपको इधर साइड, है ना। अब जोना पेल्यूसिडा बना लेता है सर सेकेंडरी ओसाइट इस केस में। अब जोना पेल्यूसिडा है क्या सर, ये क्या है, अब देखो एक झटके में सब लड़का याद करना। जोना पेल्यूसिडा कोई सेल नहीं है सर, इट इज ए सेलुलर लेयर है, ये कोई कोशिका नहीं है, ये बिना कोशिका का बना हुआ लेयर है जी, ए सेलुलर लेयर, मतलब कोई केमिकल है, कवच है जी, ठीक है। इतना हार्ड होता है ना जी कि लाखों लाख स्पर्म के तालाब में रख दोगे ना तो बचा लेगा उसको, ओवम को, मतलब ये स्पर्म को घुसने नहीं देगा जी, ठीक है। इतना हार्ड कवच होता है कि स्पर्म को रोकता है इसे अंदर जाने से, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फोटोग्राफ, हमको नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने यही कहा ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है सर, तब सेकेंडरी ओसाइट की तरफ एक ए सेलुलर लेयर बनता है, दैट ए सेलुलर लेयर इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ये मेडिकल का क्वेश्चन है कि पूछ दिया था जोना पेल्यूसिडा क्या है, सेल है कि सर आपको ए सेलुलर है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए था ए सेलुलर लेयर है जी। ए सेलुलर कहने का मतलब कोई सेल वाली बात नहीं है सर, ये बिना सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जी। कुछ जा रहा है बात समझने। और ग्राफियन फॉलिकल में सर एक माचिस के तिल्ली जैसा स्ट्रक्चर भी बनता है, इसके चारों तरफ माचिस के तिल्ली नुमा स्ट्रक्चर बनता है। इस माचिस के तिल्ली नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा के नाम से बुलाते हैं जी। देखो ग्राफियन फॉलिकल को पकड़ने का दो तरीका है सर, है ना। हाँ तो पंखा
तो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जोना पेलिसुडा के आपको चारों तरफ ए सेलुलर लेयर होता है जी, ठीक है। ए सेलुलर करने मतलब बिना सेल वाला कोई चीज, ठीक है। और आपको जोना पेलिसुडा के चारों तरफ माचिस के तिल्ली जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा जी। और ये भी 2-3 परत का बना होता है जी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोरोना रेडियाटा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ता है? कोरोना रेडियाटा। कोरोना है ना, कोरोना रेडियाटा है ना जी। कोरोना भी नाम सुना होगा ना सब आदमी, रेडियाटा वही है, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। तो कोरोना रेडियाटा है ना, ये वही स्पेलिंग है, ठीक है, डरने की बात की नहीं है ना। तो सेकेंडरी ओसाइट की तरफ यही सब बनता है जी, ठीक है। अब आ जाइए रियल पिक्चर में। ये था, आप लोग को याद आ रहा है ना, ये था टर्सरी फॉलिकल। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है सर? ग्राफियन फॉलिकल बनता है जी, ठीक है। ये आपको जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर? ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, है ना, इसका नाम क्या होता है सर? ग्राफियन फॉलिकल, है ना। इसका नाम है आपको ग्राफियन फॉलिकल के नाम से बुलाएं। और ग्राफियन फॉलिकल में क्या खासियत था सर, है ना? तो ग्राफियन फॉलिकल में था कि सर इसके अंदर में, है ना, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ एक कवच बन जाता है सर। उस कवच का नाम है जोना पेलिसुडा। जो घस रहे ना उसका जेडपी नाम लिख देते हैं जी, ठीक है। और जेडपी के चारों तरफ से सेल आता है जी। जोना पेलिसुडा कोई सेल नहीं है सर। अब जेडपी के चारों तरफ से एक सेल आता है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? कोरोना रेडियाटा, है ना जी। यही वो समय होता है सर जब ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है जी। अब फटने के बाद यही हिस्सा जो लाल रंग से रंगे है ना, वो सब बाहर आ जाता है जी, ठीक है। मतलब दोनों दिमाग लगाओ, ये सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर आइवे किया सर, और सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो कोरोना ये था, है ना, कौन? जोना पेलिसुडा, वो भी बाहर आया। और साथ साथ कोरोना रेडियाटा भी बाहर आया जी, ठीक है। आफ्टर ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर आइवे करेगा सर, है ना। और साथ साथ जेडपी को भी ले आया और कोरोना रेडियाटा को ले आया। लेकिन जो फॉलिकुलर सेल थे ना, वो फॉलिकुलर सेल वैसे के वैसे बने रह गए जी, ठीक है। और जो वैसे का वैसे बना रह गया सर, है ना जी, उसका नाम क्या पड़ जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। कुछ जा रहा है बात समझ में, है ना। ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके भी खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। ये यहां से यहां तक आने में 28 दिन का समय लगता है। ये हिस्सा 14वां तारीख को होता है जी, ठीक है। और 14 तारीख की डेट में ही सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से बाहर आता है विथ जोना पेलिसुडा और विथ, है ना, आपको कोरोना रेडियाटा। आप लोग रट के रखिएगा, हम भूल ना जाए आप लोग, इसलिए हम पहले बोल रहे हैं जोना पेलिसुडा ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ए सेलुलर करने का मतलब कोई सेल नहीं है सर, ये बिना सेल का बना होता है। लेकिन कोरोना रेडियाटा जो था ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल का बना होता है ना। और ये दोनों कहां पाया जाता है? एक तरह से कवच के तौर पे काम करता है सर। किसका? तो सेकेंडरी ओसाइट का। कब बनता है? तो कब? जब जोना ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है तब, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी बुक का फोटोग्राफ देखिए सब आदमी, ठीक है। यहाँ पे हम पलट रहे हैं, है ना। ये फोटोग्राफ देख रहे हो, ये फोटोग्राफ ओवम का फोटोग्राफ है जी। ओवम का मतलब सेकेंडरी ओसाइट का फोटोग्राफ है जी, ठीक है ना। देख रहे हो ना ये फोटोग्राफ? इस फोटोग्राफ में जो है ना पिंक कलर के बाद वाला जो देख रहे हो जी, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। ये वाला जो कलर देख रहे हैं आप लोग, है ना जी, हल्का जो गाढ़ा हरा है, वो उसका नाम रखा है ये जोना पेलिसुडा। ये सब जो देख रहा है तुम लोग फॉलिकल जैसा ना, छिलका जैसा चीज, है ना, इसका नाम है कोरोना रेडियाटा, है ना जी। मिला जी ना, कोरोना रेडियाटा। ये सब ओवम का एक फोटोग्राफ दिखा रहा है जिसमें स्पर्म चारों तरफ से उसको घेर रहा है जी, ठीक है। अब प्री विटिलिन स्पेस क्या है? जब ये फोटोग्राफ जिस दिन समझाएंगे उस दिन तुम लोग का क्लियर कर देंगे जी, ठीक है। देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यही फोटोग्राफ देख रहे थे ना, इस फोटोग्राफ में आप लोग को हम लोग टर्सरी फॉलिकल बताएं और ग्राफियन फॉलिकल भी बताएं। ग्राफियन फॉलिकल का डिफरेंस क्या है टर्सरी फॉलिकल से? तो सर यहाँ जोना पेलिसुडा बनता है और यहाँ पे कोई जोना पेलिसुडा नहीं बन रहा होता है जी, ठीक है। और सर जब ओवुलेशन होता है ना, तो जोना पेलिसुडा भी बाहर आ जाता है। किसके साथ? तो कोरोना रेडियाटा के साथ, है ना जी। ये सब जो फोटो देख रहे हो, ये सब का नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। एक बार है ना मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कॉर्पस ल्यूटियम समझ रहे हैं सर, लेकिन ये क्या है? ये जो ऐसे जो बना हुआ है जी, दिख रहा है डार्क जैसा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यहीं पे ना था पहले सेकेंडरी ओसाइट जी, है ना। इमेजिन हो रहा है सेकेंडरी ओसाइट कहाँ पे था? तो इस जगह पे था, लेकिन अब तो नहीं है। तो इसको नाम दीजिए सर, इसका क्या नाम होगा? अब इसका नाम है ब्लड क्लॉट। यहाँ पे खून का थक्का जमा रहता है जी, ठीक है। ब्लड क्लॉट है ये, ठीक है, याद रखना होगा सब आदमी को। पूछ देगा इन कॉर्पस ल्यूटियम द साइट
वेयर सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट, है ना जी, नाउ कॉल एज, है ना, आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको ब्लड क्लॉट कहेंगे जी, खून का थक्का जैसा यहाँ पे बना। जैसे तुम लोग कभी आम के पेड़ से आम तोड़ लेते हो तो वहां पे जो आपको आम का जो पस जैसा कुछ या चिपचिपा चीज निकलता रहता है ना जी, वैसे ही यहाँ पे ब्लड क्लॉट यहाँ पे निकल रहा होता है जी। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप लोग। ब्लड क्लॉट क्या होता है समझा दिए जी। ठीक है, अब यही सब रीडिंग देंगे जी। यहाँ पे जो थ्योरी लिखा हुआ है ना, यही सब थ्योरी सब रीडिंग दिया जाएगा जी। ठीक है, ये सब थ्योरी जो है वो सबको रीडिंग देंगे जी। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे फिर से आ जाओ। ये फोटोग्राफ सब तुम लोग को देख रहे थे, है ना, इस फोटोग्राफ में ये फोटोग्राफ देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड वाला से ये फोटोग्राफ बहुत साल पहले पूछा था, 2013 या 12 में पूछा था कि एक फोटोग्राफ बनाइए ग्राफेन फॉलिक्यूल का। तो लड़की बना नहीं देगी ग्राफेन फॉलिक्यूल का फोटोग्राफ। ग्राफेन फॉलिक्यूल में नाम लिख देते हैं जी, जो सबसे बाहर का जो सेल का परत है ना जी, तो यहाँ पे एक सेल का परत होता है जी, था ध्यान दीजिएगा सब आदमी। ठीक है, बाहर से एक सेल का परत है जी। आप लोग से कोई कह देगा ग्राफेन फॉलिक्यूल का फोटोग्राफ बनाने के लिए, तो यही फोटोग्राफ आप बना के आ जाइएगा, है ना जी। और इसमें भी थोड़ा सा सेल सब भर दीजिए। ठीक है, खाली जगह नहीं होता है, इस सब में सेल होगा जी। ठीक है, तो सेल से इस सबको हम भर देंगे, है ना। तो इसका नाम जो सबसे ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसका नाम क्या पड़ता है सर, उसका नाम पड़ता है थीका एक्सटर्ना, है ना जी, उसका नाम पड़ता है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना याद रखिएगा सब आदमी। जो अंदर का जो परत होगा, अंदर से, बाहर से छिलका फिर अंदर से परत, है ना जी, मतलब माहौल जहां से स्टार्ट होगा तो ये सब आपको होगा ना जी, तो इसको हम लोग थीका इंटरना बोलेंगे, थीका इंटरना, है ना जी, है ना। क्या समझ में आ रहा है जी। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ग्राफेन फॉलिक्यूल का जो सबसे पहला लेयर होगा, लेयर मतलब कुछ सेल का बना होगा, उस लेयर को हम लोग कहेंगे थीका एक्सटर्ना, और उसी लेयर के अंदर घुसेंगे तो थीका इंटरना। सर और भी तो सेल सब है, इस सब का नाम क्या देंगे, सबको नाम देंगे ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल, है ना जी, ग्लैंडुलर सेल के नाम से बुलाएंगे जी। ये सब असाइनमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तो नाम लिख ही दिए थे, कोरोना रेडियाटा, इसका लाल रंग वाला का नाम लिख ही दिए थे तुम लोग को, क्या है ना, जोना पेलिसुडा। कहा जाता है कि ये ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ किसका, सेकेंडरी oocyte। तुम लोग गौर कर रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच में खाली जगह है सर, इसी खाली जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रीविटिलिन स्पेस के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मतलब जब आप गौर कीजिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, किसमें, सेकेंडरी oocyte का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जोना पेलिसुडा है जी। ठीक है, दोनों के बीच में जो खाली जगह देख रही हो उसका नाम है प्रीविटिलिन स्पेस, है ना जी, है ना विटिलिन, है ना विटिलिन स्पेस। इसका भी काम क्या होता है हम फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे। अभी तुम लोग क्या समझा हमसे, अभी तुम लोग ये समझा कि ग्राफेन फॉलिक्यूल का फोटोग्राफ सर जी बताए हैं। ठीक है, और ग्राफेन फॉलिक्यूल का जो फोटोग्राफ बताया सर, तो उसमें कौन सा चीज कहाँ पे मौजूद होता है वो सब बताए हैं। ठीक है, कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है, एक बात जरूर याद रखना कि ग्राफेन फॉलिक्यूल का वो कौन सा हिस्सा है जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल में निकलने वाला हार्मोन, है ना जी। तो ग्राफेन फॉलिक्यूल का थीका एक्सटर्ना वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, यही एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। एस्ट्रोजन जैसे लड़का में था ना लेडिक सेल हार्मोन निकालने वाला, उसी तरह से लड़की में हार्मोन जो निकालता है लड़की वाला, वो कौन निकालता है, तो आपको थीका एक्सटर्ना याद रहेगा, थीका एक्सटर्ना हार्मोन निकालता है। बहुत कॉम्प्लेक्स बात सब होता है ना जी। आप तो हम ओरली पढ़ा रहे हैं, आप लोग को बहुत कुछ इमेजिनेशन करना पड़ा होगा। ठीक है, तो याद करो, हमने यही बोला कि ग्राफेन फॉलिक्यूल भी एक तरह का स्ट्रक्चर है जो बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, है ना, ओवरी के अंदर। ग्राफेन फॉलिक्यूल वो स्टेज है जहां से ओवम बाहर आएगा सर, नहीं सर ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। यस, याद रखिएगा आप लोग कि सेकेंडरी oocyte को फेंकता है सर ग्राफेन फॉलिक्यूल, पर सर सिर्फ सेकेंडरी oocyte को ही नहीं फेंकता है, जोना पेलिसुडा को भी फेंक देता है और कोरोना रेडियाटा को भी फेंक देता है। एंट्रम सबका कोई काम नहीं है, वो सब बाद में डिजेनरेट कर जाता है जी। तो सर आप तो ये भी कल बोले थे कि भाई ग्राफेन फॉलिक्यूल का एक काम ये भी है हार्मोन बनाना, तो कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। और तुम लोग से अब यही सवाल उठता होगा कि सर कहां से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन इस सब में से, तो हम तुमको बोल दिया आज थीका एक्सटर्ना से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जी। ठीक है, बातें समझ में आ जानी चाहिए जो बात सब हम तुम लोग को बोले हैं जी। ठीक है, अब आ जाओ एनसीईआरटी पेज नंबर 48 पे, है ना जी, हम 48 पेज नंबर खोलने जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट,
हम साक्षी को नोट्स दिए हुए जी, ठीक है। साक्षी तुम लिख नहीं, आज ज्वाइन ही नहीं की लड़की, है ना। रुक जाओ, हम उससे मांग के तब तुमको दे देंगे, ठीक है। जिसको नोट्स चाहिए, है ना, आके ले लीजिएगा, लेकिन आज नहीं आइएगा, हम आपको कल बोल देंगे, है ना। एक लड़की को दिए हुए जेरॉक्स कराने के लिए, उससे हम मांग करके फिर तुम लोग को दे देंगे। पर नोट्स ले लीजिएगा, जिसके पास नोट्स नहीं है नोट्स लीजिए, है ना, जेरॉक्स कराइए, है ना। और राफिया तुमको एक लड़की का नंबर दे देंगे, तो वहां से भी तुमको मिल सकता है, ठीक है। तुम्हारे ही तरफ वो रहती है, ठीक है। जिधर तुम बेटा में रहती हो ना, उधर ही वो रहती है। उससे अगर तुम मांग लोगी तो वो भी चलेगा, है ना। तो उसका नाम हम बता देंगे क्लास एंड के बाद, है ना। उसको भी हम बोल देंगे, ठीक है। वो जुड़ी भी है ग्रुप में, उससे तुम ले लेना, फिर जेरॉक्स करा करके फिर हमको उसको दे देना, वापस कर देना, ठीक है। तो नजदीक रहेगा, यहाँ नहीं आना पड़ेगा। क्लास एंड के बाद हम तुमको उसका नंबर बता देंगे, उसको भी बोल देंगे। और बाकी जिसको नोट्स नहीं मिला, नोट्स लीजिए, किसी तरह से नोट्स ऊपर कीजिए आप लोग, है ना। आज कल से तो नोट्स पढ़ाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नोट्स में भी पढ़ना है, ठीक है। देखो ये पेज है जी, हम लोग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जितना समझाए ना वो सारा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देंगे, तब तुम लोग को और प्रैक्टिस हो जाएगा। तत्काल आप लोग फिंगर टिप से बनाइए, ठीक है। टेस्ट पे स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। आप लोग का जो टेस्ट था, जो छूट गया है, बहुत लंबा चल गया है, ठीक है, वो सबको भी हम लोग क्लियर कर देंगे जी। आप लोग पढ़ रहे हो ना, अच्छा से याद कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। ये नहीं कि फिर हम टेस्ट लें आप लोग, है ना, फिर टेस्ट का क्वेश्चन सबने बनाए, ठीक है। आप लोग का टेस्ट एक साथ होगा, है ना, इसलिए तैयार रहिएगा। यहां से सुनिएगा आप लोग, द प्रोसेस ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर, है ना, ओवर फीमेल गैमिट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर, है ना, फीमेल गैमिट इज कॉल्ड oogenesis। इस पे हाइलाइटर चलाइएगा। ये मार्केटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द आपको स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से ये बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, किसकी तुलना में, है ना, आपको, है ना, oogenesis के तुलना में जी, ठीक है। और oogenesis इज इनिशिएट, यही लाइन सब हाइलाइटर चलाओगी तुम लोग सब हाइलाइटर चलाना, है ना। हम पेन चला रहे हैं, आप लोग हाइलाइटर चलाइएगा। इस पे भी हाइलाइटर चलेगा। oogenesis आपको इनिशिएट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, है ना जी। मतलब लड़की में oogenesis कब से स्टार्ट हो जाता है, जब वो माँ के गर्भ में ही रहती है। और चाहोगी तो लिखना तो 6 महीना लिख सकती हो, या 25 सप्ताह, है ना। 25 सप्ताह का गर्भ रहता है, तभी से ओवम बनना शुरू हो जाता है। असर कम से कम 10 लाख से ज्यादा बनता है ओवम, आपको oogonia बनता है, ठीक है। और नो मोर oogonia फॉर्म, है ना जी। आप उसके बाद फेटल ओवरी में ही, जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है, तब ये सारा oogonia बन जाता है। नो मोर oogonia फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, है ना। बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia नहीं बनता है जी, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है क्या, दिस सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, अभी माँ के गर्भे में है वो लड़की, ठीक है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या होता है, पढ़ाए हैं, मियोसिस 1 का एक हिस्सा है जी। और म्यूटिक डिवीजन में और टेम्पोरली अरेस्ट कर लिया जाता है, कल बताए थे। ये उसके बाद रुक जाता है ना जी, अरेस्ट कर देते हैं ना, क्योंकि सर उसमें हार्मोन नहीं बन रहा होता एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जब माँ गर्भवती रहती है तो उसके अंदर में खूब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, उसका साइड इफेक्ट उस लड़की पे भी पड़ता है। और उसके अंदर में भी क्या होने लगता है, oogenesis होने लगता है। सब कल का क्लास में हम सब डिस्कस किए हुए हैं, बस रीडिंग दे रहे हैं आज, ठीक है। तो टेम्पोरली अरेस्ट हो जाता है। वो सेल का नाम क्या पड़ता है, प्राइमरी oocyte। हम कह दिए थे कि माँ के गर्भे में प्राइमरी oocytes बन जाता है। वो प्राइमरी oocyte इतना ज्यादा चालबाज होता है सर कि मियोसिसो करने लगता है, और मियोसिस का कुछ स्टेप करने के बाद उसके पास आपको मौका नहीं मिल पाता। 9 महीना के गर्भ आते आते प्राइमरी oocyte ही बन के रह जाता है जी, ठीक है। उसके बाद कुछ नया नहीं बना पाता है ना। और ये सर प्राइमरी oocyte है ना जी, जब वो लड़की बड़ी होती है ना 14 साल की उम्र में, तो ये सारा प्राइमरी oocyte, सब हाइलाइटर चलाइएगा आप लोग, है ना। ये आपको प्राइमरी oocyte जो है सर, ठीक है, ये प्राइमरी oocytes, है ना, गेट सराउंडेड बाय, है ना, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। वही दानेदार सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। ग्लैंडुलर सेल बोलिए या ग्रेनुलोसा सेल कहिए। जब प्राइमरी oocytes के चारों तरफ, है ना जी, दानेदार सेल लग जाते हैं सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से बुलाता है। अभी तुरंत फोटोग्राफ दिखा के भी समझाए थे तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुलर डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज, है ना जी। ये बात भी सही है कि बहुत सारा फॉलिकल सब तो मर जाता है सर। काहे मर जाता है, क्योंकि WBC खा लेता है उसको। तो लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसके पास कम से कम 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचता है। 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल मतलब 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte भी तो बचा होगा। बार बार तो हम कल ही से बोल रहे हैं तुम लोग को कि 10 लाख के आसपास बना था, पर बचा कितना लास्ट में, 60 से
80,000। ये भी बोल दिए थे कल कि अपने लाइफ में मात्र 400 से 500 एग ही बाहर निकाल पाती है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकाल पाती है जी, ठीक है। और है ना, यहां तक देखे प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर, आपको लिखा आपको लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। जब प्राइमरी फॉलिकल, ये दूसरा पॉइंट हो गया जी, ठीक है, ये लाइन पे दूसरा पॉइंट चलाइएगा या दूसरा हाइलाइटर मतलब यूज कीजिएगा, ये सेकंड पॉइंट हुआ है ना। और इस पॉइंट में कहना चाह रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल पे जब और भी ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल आ जाता है तो सर नया लेयर बनता है, उस लेयर का नाम क्या पड़ता है, सेकेंडरी फॉलिकल। और आइए अगला पैराग्राफ पे, सेकेंडरी फॉलिकल तुरंत बदल जाता है टर्सरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड कैविटी, इसका नाम है एंट्रम। देखो ये लाइन हम तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि टर्सरी फॉलिकल का पहचान क्या है, तो टर्सरी फॉलिकल का पहचान है सर फ्लूइड एंट्रम इसके पास होता है जी, ठीक है। और आपको याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ये भी बोल दिए थे आप लोगों को कि है ना, ये लाइन, ठीक है, कि फ्लूइड एंट्रम द थीका लेयर है ना फॉर्म होता है, इनर थीका इंटरना और आउटर को क्या कहते हैं, एक्सटर्ना, है ना जी। और जो एक्सटर्ना है ना जी, यही एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है जी, ठीक है, ये बात अभी तुम लोग को पढ़ाए है ना। और इट इज ए है ना इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ हियर अटेंशन दैट, है ना जी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो तुम प्राइमरी oocyte देखी थी, टर्सरी फॉलिकल जब बनता है सर तब उसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होने के बाद है ना, इट इज ए अनइक्वल डिवीजन होता है और इसमें एक सेकेंडरी oocyte और टाइनी पोलर बॉडी बन जाता है जी, ठीक है। इलान भी तुम लोगों को अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि टर्सरी फॉलिकल जब बनता है ना जी, तब उसके अंदर में सेकेंडरी oocyte बन जाता है और ये बड़ा छोटा बनता है जी, ठीक है। अब पेज पलटना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक मिनट, ये पेज देखिए आप लोग, है ना, करा क्या यहां से, सेकेंडरी oocyte रिमेन बल्क होता है, सेकेंडरी oocyte बड़ा साइज का होता है, साइटोप्लाज्म में खूब खाना भरा होता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई ऐसा क्यों, तो हम कल तुमको बताए थे कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, है ना, क्या इसका कोई एडवांटेज है, तो इसमें यस में जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ इसका एडवांटेज है सर, है ना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये क्या करता है सर, आपको प्रोवाइड करता है आपको न्यूट्रिशन को, है ना जी, ये न्यूट्रिशन देता है जी, ठीक है, खाना पीना पहुंचाने में मदद करता है जी, ठीक है। याद रखिएगा, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना, आपको बॉर्न आउट, है ना, आपको फर्स्ट म्यूटेशन, यहां से आपको एक नया क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जी, डज, है ना, ये क्वेश्चन देखिएगा सब आदमी, है ना, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आपको फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन फर्दर डिजेनरेट या बचता है, मतलब क्या वो पहला जो पोलर बॉडी बना था, है ना, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के दौरान वो बच जाता है, यानी कि डिवाइड करता है या डिजनरेट कर जाता है। ये बात हम तुम लोग को बोले थे कि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तो जो एनसीईआरटी बुक आंसर दे रहा है वही जवाब दीजिएगा। तुम लोग जवाब देगा मे और मे नॉट भी, मतलब आगे जाके मियोसिस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बिहार बोर्ड का कोई टीचर पूछ देगा तो कहना कि सर करेगा, और सीबीएसई बोर्ड का कोई टीचर पूछ देगा तो तुम कहना कि सर मे बी और मे नॉट भी, ठीक है। तो यही लिखा, एट प्रेजेंट वी नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी आंसर दिया है कि इसका कोई सही जवाब नहीं है जी, ठीक है। कुछ टीचर बोलता है कि हम देखे हैं होते हुए, कुछ कहता है कि नहीं होता है जी, ठीक है। और फर्स्ट, और हमसे पूछेगा तो हम एनसीईआरटी का जवाब बोलेंगे जी, ठीक है। आप लोग भी एनसीईआरटी का ही जवाब याद रखिए। ई लाइन समझा सब आदमी, ई लाइन का मतलब इस क्वेश्चन का जवाब है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि पोलर बॉडी आगे जाके डिवाइड करता है या डिजनरेट कर जाता है, तो बिहार बोर्ड का लड़का बोलेगा डिवाइड करता है, और सीबीएसई बोर्ड की लड़की बोलेगी कि सर डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अब आइए टर्सरी फॉलिकल के बाद आता है ग्राफिन फॉलिकल, है ना जी। टर्सरी फॉलिकल चेंज कर जाता है किसमें, ग्राफिन फॉलिकल में, है ना। और सेकेंडरी oocyte जो होता है ना सर, आपको न्यू मेम्ब्रेन बनाता है जी, ठीक है। याद कीजिए अभी हम बोले थे ग्राफिन फॉलिकल का पहचान क्या है कि सर सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक नया परत बनाता है, इसका नाम है जोना पेलिस्यूडा। अभी किस चिड़िया का नाम है तो हम अभी इतना देर पढ़ाए, वही जोना पेलिस्यूडा बनता है। और ग्राफिन फॉलिकल नाउ, है ना, रेप्चर्ड एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, है ना। ग्राफिन फॉलिकल टूटता है और सेकेंडरी oocyte बनाता है जी, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte है ना सर, आपके ओवरी से बाहर निकल जाता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, ओव्यूलेशन। ये बात भी तुम लोग को बोले थे, ग्राफिन फॉलिकल ही फट जाता है और फटने से उसका ओवम बाहर आ जाता है। सर ओवम थोड़े बाहर आता है, तुम लोग यहाँ ठीक कर लेना रे, है ना, ओवम मत लिखना, यहाँ पे नीचे लिख देना सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। एनसीईआरटी भी लिख दिया, ब्रैकेट में ओवम लिखा है ताकि कोई लड़का कंफ्यूज नहीं है कि सेकेंडरी oocyte क्या है, लेकिन असली आंसर यही है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। पूछेगा ना मेडिकल में तभी तुम यही जवाब देगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है जी, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन सब पूछ रहा है नीचे में कि कैन यू आपको डिफरेंस निकाल सकती है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। हाँ बिल्कुल,
है ना जी, जो हम कल क्वेश्चन सब बना के समझाए थे कि सर लड़का में तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लड़की में माँ के गर्भ में रहती है तब ये आपको स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, ये सब बात तुम लोग को कल बताए थे, है ना। डायग्रामेटिक व्यू देख रहा है सब आदमी, पता चल रहा है कौन चीज कहाँ लिखा हुआ है ना, ये सब अपने से देखोगी। अब शाम में जो आज मिलेंगे ना, आज का बहुत वीवीआई क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज से मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। लड़कियों में एक खास तरह का चक्र चलता है, दैट चक्र इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है, इसको आज हम लोग शाम में डिस्कस करेंगे जी। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग लाइव जुड़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सब हम लोग ऑफलाइन डाल ही देंगे, ठीक है, नेट पे, है ना। हो गया जी क्लास, आज का एंड यही था।